जय श्री राम भाई लोग। तो हम लोग सेट नंबर 6 कर लिए थे, हम करेंगे सेट नंबर 7। मुझे लगता है कि मैं अपने कार्य में बेहतर कर रहा हूँ। आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं, वो प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दूसरी बात, ये जो वीडियो बन रही है खास करके आप लोग के लिए, आप लोग को लगता होगा कि आप लोग आते हैं, देखते हैं, स्क्रॉल करके निकल जाते हैं इग्नोर करके। एक अगर सेट लाते हैं 20 क्वेश्चन का, तो उसमें मेरा जो है 4 घंटे का समय लग जाता है। कभी आइए, दिखाएंगे क्या होती है मेहनत। एक मोबाइल से ही पूरा काम होता है। खैर, आपकी मर्जी, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, ना पढ़ना चाहें तो कोई बात नहीं। हाँ, एक चीज़ और, जो भी कैंडिडेट सीरियस कैंडिडेट हैं, जिनको सच में एसएससी जीडी या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करना है, देखिए जहाँ भी मैथ पूछे जाते हैं सब यही लेवल का क्वेश्चन होता है, इससे हाई लेवल का होता है। तो कहीं ना कहीं ये बेस लेवल का प्रश्न है, तो बेस लेवल आपको आना चाहिए, तब आप हाई लेवल का प्रश्न कर पाएंगे। तो जो भी एसएससी जीडी तो है ही, उसके अलावा एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, ग्रुप डी, एनटीपीसी है ना, बिहार एसएससी, ये सब की तैयारी आप करते हैं किसी एक चीज़ का, तो आप इससे जुड़िए और इन प्रश्नों को करिए। और हाँ, सेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, पीडीएफ लिंक करके होगा, वहाँ जा करके पूरा का पूरा सेट डाउनलोड कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन मिलेगा। समय का काफ़ी कमी है, इसलिए प्रश्न नंबर 41 से हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 41 कहता है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से आ रही दूसरी रेलगाड़ी बी को 20 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी बी की लंबाई ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। रेलगाड़ी बी एक सुरंग को 57 सेकंड में पार कर लेती है, सुरंग की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए, चैप्टर का नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। जब भी, अभी इसके पहले सेट नंबर 6 में हम बता रहे थे कि जब भी कोई रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है, तो जो पार करने में दूरी तय करती है वो दोनों रेलगाड़ी के लंबाई के योगफल के बराबर होता है। या फिर हमें यूँ कहें कि यदि एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म या किसी सुरंग को पार कर रही है, तो पार करने में तय की गई दूरी रेल की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई के बराबर होती है। इस बात को गौर से सुनिए, है ना। एक रेलगाड़ी ए है, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी बी है, चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों विपरीत दिशा से आ रही है, यानी एक इधर से आ रही है और एक इधर से जा रही है। ठीक है, तो 20 सेकंड में पार कर लेती है। और दे रखा है बी की लंबाई ए का 1.5 गुना है। बी की लंबाई ए का 1.5 गुना है। 1.5 गुना मतलब 3/2, 3/2, यानी बी की लंबाई डिपेंड करता है ए पे, तो जिस पे डिपेंड कर रहा है उसको मान लेंगे। तो ए की लंबाई मान लेते हैं 2। ठीक है, तो बी की लंबाई कितना होगा, 2 का 3/2 करेंगे तो कट जाएगा 3। इसको मान लेते हैं 2x, तो बी की लंबाई हो जाएगा 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर रही है, तो जब दो रेलगाड़ी पार कर रही है तो डायरेक्शन या तो एक दिशा में हो या तो विपरीत दिशा में। पार तभी करेगी जब दोनों की लंबाई को हम जोड़ेंगे। तो इस कंडीशन में दूरी हो जाएगा 3x प्लस 2x। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ठीक है, अब चाल गुने समय की बात करें तो एक का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, समय कितना है 20 सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा, ये किलोमीटर में है कि मीटर में नहीं पता, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और इस सेकंड में है। तो देखिए घंटा और सेकंड मैच नहीं कर रहा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में हम निकालेंगे। और जब ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इस सेकंड हो जाएगा, तो ये जो लंबाई आएगा वो भी आपका मीटर में आएगा। 3 और 2 5x हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा।
जब किलोमीटर प्रति घंटा को हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम गुना करते हैं और गुने हो जाएगा 20। काट लीजिए, 18 छकट होतल से, ये 5 से 5 कट जाएगा तो x बराबर हो गया 120 है ना। यानी जो ट्रेन ए की लंबाई है वो कितना है जी, 2 गुना 120 करेंगे तो हो जाएगा 240 मीटर, और इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे तो 3 गुने 120 करेंगे तो 360 मीटर। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब कहता है जो ट्रेन बी है वो एक सुरंग को पार करती है, तो सेम चीज़ें हम बात करेंगे। जो ट्रेन बी है वो सुरंग को पार करेगी, तो जो पार करने में उसके द्वारा चली गई दूरी जो होगी वो ट्रेन की लंबाई और प्लस सुरंग की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई बी नंबर ट्रेन की लंबाई कितना है 360, तो 360 और प्लस सुरंग की लंबाई मान लेते हैं, पता तो है नहीं, तो सुरंग की लंबाई मान लेते हैं, क्या मान लें, x/z मान लेते हैं, नहीं z नहीं, x तो इधर पहले से हो चुका है, a मान लेते हैं a। तो दूरी बराबर चाल। अब देखिए सुरंग से ट्रेन जा रही है तो चाल हमारे पास एक ही है, वो कौन सा, जो ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन जा रही है बी नंबर, तो ट्रेन नंबर बी का चाल जो है वो 48 है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने सेकंड में पार करती है, किलोमीटर प्रति घंटा 57 सेकंड में, तो 57 से गुना कर देंगे, इसको लिखेंगे 360 प्लस a। 48 वही चीज़ है, इस सेकेंड में है घंटा में है, तो इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 गुना 57। कोई दिक्कत है? काटेंगे, कैसे काटेंगे देखिए, 6 से कटेगा, 6 तिया 18, 6 8 48, 3 से काटेंगे 19 तिया 57, 19 है जी, यहाँ से हो जाएगा a बराबर, इसको गुना करेंगे 8×5 40 और गुने 19, 19 चौक 76, 760 और माइनस 360, घटाएंगे तो 400 मीटर। ए क्या था हमारा, सुरंग की लंबाई माने थे, तो सुरंग की लंबाई 400 मीटर। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। एक उम्मीदवार कुल मतों का 40% मत प्राप्त करता है, परंतु वह दूसरे उम्मीदवार से 300 मत से हार जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। हम मान लेते हैं कि जो कुल मत है यानी कुल वोट है, टोटल वोट, मत यानी वोट मान लेते हैं 100x है, तो इसमें से 2 आदमी को वोट मिलता है, एक को मिलता है 40%, तो 40% कितना हो जाएगा 40x, दूसरे को मिलेगा 60% यानी 60x, ठीक है। तो जिसको 40 मिला है और एक को 60 मिला है, तो जीता कौन 60 वाला, हारा कौन 40 वाला। तो कितने वोट से हार गया, तो देखिएगा तो 20x वोट से हार गया, और कहता है 300 वोट से हारा, जिसे हम 20x बता रहे हैं, प्रश्न में इसको 300 वोट बता रहा है, तो x बराबर हो जाएगा 15। तो कहता है कुल वोट बताइए, तो कुल वोट कितना था 100x, 100 और x के मान 15, कुल वोट की संख्या 1500। आते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए कहता है मुकेश के पास सोहन से दुगना और सोहन के पास पंकज से 50% अधिक है। मुकेश 3 आदमी है, मुकेश, सोहन, पंकज। देखिए कहता है मुकेश के पास सोहन से दोगुना, यानी अगर हमको मुकेश का धन प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें सोहन का धन पता होना चाहिए, यानी मुकेश का धन पता करने से पहले हमको सोहन का धन पता करना होगा। उसके बाद और कहता है सोहन के पास पंकज से 50% अधिक, यानी अगर हम जब सोहन की धन निकालेंगे तो सोहन की धन निकालने से पहले हमें पंकज का धन का पता होना चाहिए। तो कहता है सोहन के पास जो धन है वो पंकज से 50% अधिक है, तो 50% अधिक है, तो 50% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 1/2। तो सोहन के पास अधिक है किससे, पंकज से, तो पंकज का मान लेंगे, तो
तो मान लेते हैं पंकज का पास 2 रुपया है, तो सोहन के पास कितना होगा? 2 का 50%, 1 अधिक यानी 3। तो पंकज के पास मान लेते हैं 2 रुपया है, तो सोहन के पास 3 रुपया होगा। और प्रश्न के फर्स्ट लाइन में कहता है मुकेश के पास सोहन से 2 गुना है यानी 6, यानी पंकज के पास 2x तो सोहन के पास 3x तो मुकेश के पास 6x। यदि तीनों का औसत धन 1100 रुपया है, तीनों का औसत निकालेंगे, तो जब औसत निकालेंगे तो 6x जोड़ 3x जोड़ 2x, चूँकि 1 2 3 आदमी है तो बटे कितना करेंगे? 3, और औसत दे रखा है 11,000 तो बराबर 11,000 होगा। 6 3 9 2 11x, 11x बटे 3 बराबर 11,000। 11 से 11 कट गया तो x बराबर यहाँ तो बचा 1,000, तो x बराबर हो जाएगा 3,000। क्या कहता है? मुकेश के पास कितना धन है? तो मुकेश के पास 6x है, तो 6 गुने 3,000 तो कितना हो जाएगा? 18,000। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है एक कार को 1,40,000 में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे 12% लाभ पाने के लिए कितना में बेचा जाए, है ना? तो देखिए 5% की हानि हो रही है। 5% का मतलब होता है 1/20। कैसे होता है पता है ना जी? ठीक, तो 5% की हानि, तो लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य पे होता है। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य अगर 20 यूनिट है तो 20 का 5% एक की हानि होगा, तो हम कितना में बेचेंगे? तो बेचेंगे 19 यूनिट में। अच्छा, अब बेच कितना में रहे हैं? 1,40,000 में। तो 19 यूनिट बराबर 1,40,000, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1,40,000 बटे 19। तो क्रय मूल्य हमारा कितना यूनिट है? 20 यूनिट। तो 20 गुने 1 यूनिट का मान कितना है? 1,40,000 बटे 19। अब कहता है कि 12% का प्रॉफिट ले लिया जाए, तो इसे कितना में बेचेंगे? तो हमारा क्रय मूल्य हो गया 20 गुने 1,40,000 बटे 19। चूँकि 12% का प्रॉफिट है तो हम ऐसे भी देखिए, फार्मूला होता है लाभ का, सॉरी लाभ का नहीं, विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100। तो विक्रय मूल्य बराबर ये हो गया क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट, तो 100 का 100 और लाभ परसेंट कितना? 12, तो 112 बटे 100। कोई दिक्कत है जी? दिक्कत नहीं है। आप इसको सोल्व करेंगे ना तो 1,00,000, अरे गिर जाएगा, 65,052 रुपया, 1,65,052 रुपया 60 पैसा, इतना आएगा। कहता है एक आदमी 10,000 रुपये के एक भाग को 5% तथा शेष भाग को 6% पे निवेशित करता है। देखिए, एक आदमी के पास 10,000 रुपया था, उसको 2 भाग में निवेश कर दिया। 2 भाग में यानी हो सकता है 5-5 हज़ार करके निवेश किया हो, या फिर किसी में 1,000, किसी में 9,000, किसी में 2 तो किसी में 8। क्या निवेश किया हमें नहीं पता, यही तो पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं 10,000 को इसने ऐसे 10,000 था, 2 भाग में बांट दिया। तो मान ले पहला भाग ए है, इसको दे दिया 5% पर। दूसरा भाग बी है, इसको दे दिया 6% पर। कहता है 5% पर जो निवेशित धनराशि 6% पर निवेशित धनराशि से प्रति वर्ष 76 रुपया 50 पैसा अधिक उत्पादन देती है, यानी प्रति वर्ष 1 साल की बात बोल रहा है। अच्छा, ज़्यादा पैसा किससे आ रहा है? तो ज़्यादा पैसा इसी से आ रहा है। कितना ज़्यादा आ रहा है जी? तो 76 रुपये 50 पैसा, यानी इसका ब्याज में से इसका ब्याज घटा देंगे तो क्या आएगा? 76 रुपये 50 पैसा। हाँ, दूसरी बात, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते समय ये बात क्लियर कर लेनी है कि जो प्रश्न है वो चक्रवृद्धि ब्याज है या साधारण ब्याज है। तो प्रश्न पढ़ने से कहीं चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र नहीं है, इसलिए प्रश्न साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो ब्याज बराबर होगा इसका मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 माइनस इसका हो जाएगा मूलधन गुने समय गुने दर बटे
100, इससे इसको घटाएंगे तो बचेगा 76 रुपया 50 पैसा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 100 ले लेंगे एलसीएम, ले लेते हैं एलसीएम, तो हो जाएगा 5a माइनस 6b बराबर 76 रुपया 50 पैसा। यहाँ से क्या होगा, इसको बटे 1 लिखेंगे तो तिरछा गुना होगा, मतलब इसका गुना इससे, इसका गुना इससे। जब इसका गुना इससे होगा तो इससे में रह जाएगा, लेकिन इसका गुना जब इससे हो जाएगा, जब 100 से गुना करेंगे इसको तो दशमलव हट जाएगा। और जी कैसे भाग गया जी, इसको नीचे लिखो थोड़ा सा, 5a माइनस 6b है ना जी। कुछ गलती कर दिए का, कोई गलती नहीं है। देखिए एक चीज़ हम और जानते हैं, क्या जानते हैं कि a प्लस b का जो मान है वो 6000 है ना जी। यानी यहाँ से हम जानते हैं कि जो a प्लस b है वो 6000 नहीं, सॉरी 10,000 है। तो एक समीकरण हमारे पास ये बना और दूसरा हमारे पास a वाला बना। दोनों में से हम क्या करते हैं ना, इसमें हम 5 से गुना कर देते हैं, इस समीकरण में हम 5 से गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा 5a प्लस 5b बराबर 50,000। इसको उठा कर यहाँ ले आते हैं तो हो जाएगा 5a माइनस 6b बराबर 7650। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने के क्रम में यहाँ हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस, ये 5 से 5 कट जाएगा, इधर बचा 5b 6b तो हो जाएगा 11b। इसको घटाएंगे तो 0 5, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 2 गया 7 गया 2, यहाँ 42,350। जब b का वैल्यू निकालेंगे तो 11 तिया 33, 33 7 और 2 11 88, फिर 11 5 55, 3850 आएगा। तो क्या कहता है 6% पे निवेशित धनराशि कितना है, तो 6% पे कितना लगाए थे 20 रुपया, तो b का वैल्यू आ गया 3850 रुपया। प्रश्न संख्या 46, प्रश्न तो काफ़ी लंबा है, हम पढ़ के सुनाते हैं, आप बोर्ड देखिएगा। ए और बी एक व्यवसाय में साझेदार हैं और उनके लाभों में 4:5 में बांटते हैं। अंततः वे अपने व्यवसाय में सी को भी शामिल कर लेते हैं और लाभ को 2:3:1 में बांटने का निर्णय लेते हैं। तद अनुसार सी को शामिल करने के लिए ए और बी को अपने लाभ के किस अनुपात में छोड़ना पड़ जाता है ना। इधर से पढ़े इधर से निकल गया, मैं इधर से सुने इधर से निकल गया, तो कैसे बनाएंगे देखिए। ए बी 2 आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहता 4:5 में लाभ बांट लिया, यानी जो भी प्रॉफिट हुआ इसमें से 4 रुपया ए लिया और 5 रुपया बी लिया। बाद में आ गया सी, बाद में आ गया सी, और इसका जो लाभ का अनुपात हो गया 2:3:1, यही ना है जी, है। देखिए अनुपात में दे रखा है तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि ए का हिस्सा हुआ 40 रुपया और बी का हिस्सा हुआ 50 रुपया, तो कुल कितना रुपया प्रॉफिट था 40 और 50 90। अब कहता है इसी 90 में सी आ गया हिस्सा लेने के लिए। जब सी आया तो 2:3:1 में बट गया, है ना जी, 2:3:1 में बट गया, तो कितना कितना पड़ेगा। तो देखिए इसी 90 को इन सभी ने बांट लिया, तो 2 3 5 ऐसे लेंगे, 2x 3x x, 2 3 5 1 6x, तो 6x बराबर 90, 6x बराबर 90, तो x बराबर 15, तो 2x बराबर 30 हो गया, यहाँ हो गया 45, ये हो गया 15। इसको मिला 30 रुपया, इसको मिला 45 रुपया, इसको मिला 15 रुपया। देखिए पहले ए को मिल रहा था, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है, बीच वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं, सही रहेगा। पहले इसको मिल रहा था 40, अब मिल रहा है 30, तो कितना रुपया कम मिल रहा है 10 रुपया। पहले इसको मिल रहा था 50, अब मिल रहा 45, तो कितना का कमी
प्रश्न क्या पूछता है, दोनों ए और बी को लाभ किस अनुपात में छोड़ना पड़ा, कितना कितना लाभ छोड़ना पड़ा, तो इसको 10 और इसको 5 है ना, अनुपात पूछ रहा है। तो जब 10:5 करेंगे तो 2:1 होगा कि नहीं होगा। तो ए और बी ने 2:1 में अपना अपना लाभ को छोड़ दिया। अगला प्रश्न कहता है 60 बच्चों की एक कक्षा में 25% लड़कियां हैं। देखो बाबू, टोटल 60 विद्यार्थी है, इसमें से लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। तो लड़के लड़कियां, बॉयज और गर्ल्स। गर्ल्स है 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 60 का 1/4 15, यानी 60 में से 15 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने, 45। ठीक है, इनमें से 20% लड़के तथा 20% लड़कियां पिकनिक पर गए। तो इसका 20% करेंगे, इसका करेंगे 20%, सॉरी 20%। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो 15/5 करेंगे तो 3 लड़कियां और 20% लड़के करेंगे। तो इसका 20% करेंगे तो 20% मतलब 1/5, तो 45/5 तो 9, यानी 9 और +3 कुल मिला के 12 विद्यार्थी पिकनिक पर गए। तो कहता है कितने प्रतिशत बच्चे पिकनिक पे गए, तो बच्चे कितने गए, 12। पूछ रहा है कितने प्रतिशत बच्चे, तो कुल बच्चे में न कर, बच्चे मतलब लड़का भी और लड़कियां भी। तो लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 60। तो 100 पे कितना काटेंगे, 12 25 60, 1/5 गुने 100 करेंगे तो 20% बच्चे पिकनिक पर गए। कोई दिक्कत? चलिए 48 यहीं पर डील कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। समय टाइम एंड डिस्टेंस का है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे एवं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई 2 कारें एक ही दिशा में गतिमान हैं। कितने घंटे पश्चात ये कारें एक दूसरे को 18 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। देखिए 2 कारें हैं एक ही दिशा में, यानी एक सीधे, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। कहता है दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 18 किलोमीटर। तो दूरी 18 किलोमीटर, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ठीक है, ध्यान देखिएगा, दोनों कारें गतिशील है और एक ही दिशा में। तो जब एक ही दिशा में 2 चीज़ें चलेगी तो रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, और रिलेटिव स्पीड चूँकि एक ही दिशा है इसलिए घट जाएगा। यानी एक का 40 है, एक का 50 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 का। तो दूरी बराबर चाल और गुने समय। बोलता है कितने देरी में, है ना जी, कितने देर में। तो समय हमको निकालना है, तो समय मान लेते हैं t। तो t बराबर हो जाएगा 18/10, यानी 1.8 घंटा में दोनों के बीच की दूरी 18 किलोमीटर रह जाएगी। प्रश्न संख्या 49 और 50। अरे रुको, स्क्रीन हिल रहा है जी। हाँ, 49 और 50 एक बार में करेंगे। कहता है एक 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार काटा जाए कि तार का एक टुकड़ा दूसरे की लंबाई का 2/3 हो। तो तार के बड़े टुकड़े की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए एक की लंबाई दूसरे का 2/3, तो दूसरे का अगर लंबाई 3 मान लेंगे, मान ले 2 टुकड़ा है, एक टुकड़ा 2 टुकड़ा, तो दूसरा की लंबाई अगर 3 मान ले तो पहले की लंबाई कितना होगा, दूसरा का 2/3, दूसरा 3 का 2/3, यानी 2। यही तो है। अगर आप परसेंटेज का थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। एक बात और बता देते हैं, समय जाए तो जाए, सुन लीजिए। हम जो भी बता रहे हैं ना, मेरा नहीं है, एक बहुत बड़े शिक्षक हैं दिल्ली के, नाम है राकेश यादव सर। हम उनसे पढ़े हैं, रिवीजन किए हैं, तब जा कर के आया है, नहीं तो हमें भी नहीं आता था मैथ। तो ये मत सोचिएगा अपने मन से बता रहे हैं, अरे हम क्या बताएंगे यार, हमको कहाँ कुछ आता है। सर जो बताया हम रिवीजन कर लिए, हमको आ गया। चलो तो मान लेते हैं एक का लंबाई 2x है, दूसरे का 3x है, तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा, तो कुल लंबाई हो जाएगा 5x, और है कितना 20 मीटर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो पहले का तार की लंबाई 2 गुने 4 करेंगे तो 8 मीटर, इसकी लंबाई करेंगे 3 गुने 4 तो 12 मीटर। कहता है कि एक 8 है एक 4 है, तो बड़ा वाला तार की लंबाई तो बड़ा का ही ना है जी। 50 नंबर प्रश्न।
चलिए समझिए, 240 घन सेंटीमीटर मिश्रण में जल और ग्लिसरीन के आयतन 1:3 में है। जल लिख देते हैं, जल और ग्लिसरीन, भगवान जाने क्या होता है ग्लिसरीन, 1:3 में है। कौन? जल और, यानी अगर 1x है तो 3x है, तो कुल कितना हो गया? 1 और 3 4x, और है कितना? 240, तो x बराबर 60। तो जल हमारा हो गया 60, हमारा ग्लिसरीन हो गया 180। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है इसमें कितना और जल मिलाया जाए? क्या मिलाया जाए? जल, ताकि नए मिश्रण में जल और ग्लिसरीन का आयतन का अनुपात 2:3 हो जाए। जो नया मिश्रण है उसमें 2:3 में हो जाए। देखिए कहता है बाबू, पुरनका में इस 60 सेंटीमीटर बोलिए, 60 सेंटीमीटर क्यूब बोलिए, 60 जल है तो ग्लिसरीन 180 है ना। कहता है ग्लिसरीन जैसे ही रहने दीजिए, लेकिन कितना जल मिला दें, कितना जल मिला दें कि अनुपात 2:3 हो जाए। इसको और नीचे लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2:3 हो जाए। तो देखिए ग्लिसरीन पहले भी 180 था, अब भी 180 रहना है, यानी जो 180 है वो 3 के बराबर है। नहीं होगा जी, फिर से समझिए, ग्लिसरीन कल भी 180 था, आज भी 180 है, बदल क्या रहा है? जल, क्योंकि जल हम मिला रहे हैं। यानी 3 यूनिट बराबर 180, तो 1 यूनिट बराबर 60, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 2 × 60 यानी 120। यानी पहले जल था 60, अब हो गया 120, तो कितना मिला रहे हैं? तो मिला रहे हैं 60। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है, आप लोग समझने की कोशिश करिए। प्रश्न संख्या 51 कहता है 20 छात्रों के औसत भार की गणना की गई, उसके बाद 89.4 किलोग्राम आया। बाद में पता चला कि एक छात्र जिसका भार रियल में 87 था, उसके जगह पे 78 ले लिया गया। शुद्ध औसत भार क्या है? तो एक तरीका है जो लॉन्ग मेथड में चलता है, उसी को पहले देखते हैं, उसके बाद आगे कुछ करेंगे। ठीक, देखिए तो 20 का औसत 89.4, तो कुल कितना हो जाएगा? तो 89.4 गुने 20 करेंगे तो कुल योग हो जाएगा 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 17। सही है, सही होना चाहिए, 4 दूनी 8, गलती है जी, कुछ तो है। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 8 बाकी 1, 8 दूनी 16, 17। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुना ठीक है, जोड़े घटा गुना तो गलती होता है आदमी से। कहता है ना लेना था 87, ले लिया 78, तो इसमें क्या शामिल है? 78, तो जो 78 शामिल है उसको घटा देंगे, और इसमें क्या जोड़ देंगे? 87, तो 1788। देखिए इसमें से ही घटेगा तो क्या बचेगा? 17 में से 8 गया 9, 9 जुड़ जाएगा, 9 जोड़ दीजिए, 9 8 17, बाकी 1 8 1 9, 1797। कुल औसत पूछ रहा है तो कुल विद्यार्थी, देखिए 20 था, पहले भी 20, आज भी 20, भागा दे देंगे। तो भागा देंगे तो 20 को लिखेंगे 2 × 10, भागा देंगे 2 से, 2 8 16, 1 और 9, 2 9 18, 1 7, 2 8 16, 0.5 है ना जी, आई बटे 10, यहाँ से लिखेंगे 89.85। एक और तरीका इसका है, शॉर्ट तरीका, इतना गुना नहीं करना है। ठीक है, बता दें, छोड़ दें, बता देते हैं। देखिए क्या है ना, एक तरीका और समझ ही लीजिए भाई साहब। देखिए औसत था 89.4, कोई दिक्कत नहीं। देखिए लेना था 87, रियल में हमको ए लेना था, हमने गलती से ले लिया, देखो रियल में हमको ए लेना था, हमने गलती से ले लिया 78। देखिए 78 की जगह 87 लेना था,
अगर 78 की जगह 87 लेंगे तो 78 से ज़्यादा है, तो हमारा औसत कहीं ना कहीं ज़्यादा आता। तो कितना ज़्यादा आता, कितना ज़्यादा, तो इसको घटा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 ज़्यादा। तो 9 ज़्यादा, तो 9 का औसत भी तो निकालेंगे, क्योंकि 9 एक पर थोड़ी ना जुटेगा, 9 20 पर जुटेगा, तो एक पर कितना जुटेगा, इसलिए यहाँ 20 से भागा देंगे, है ना जी। वही सेम चीज़ें हैं, 20 को लिखेंगे 2 गुने 10, ऊपर हो जाएगा 4.5 यानी 4.5 अब बटे 10, इसको लिखेंगे 0.45, 0.45 इसको हम जोड़ देंगे तो 5 8 9 8, नया औसत हमारा यही हो जाएगा, क्या दिक्कत है। अगला जो प्रश्न है 52 नंबर, पढ़ लेते हैं। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है विद्यार्थियों को, खुद हमको बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ था, लेकिन हमने प्रयास किया, मेहनत किया लगातार, तो जाकर के अब कहीं दिक्कत नहीं है। प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, एक गृहिणी चीनी पर व्यय को यथावत रखना चाहती है, तो उसे चीनी की खपत में कितने % की कमी कर देनी चाहिए। देखिए भाई साहब, सिंपल सी बात समझिएगा, चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया। जैसे अगर कोई चीज़ 100 रुपया किलो है और हम 1 किलो खा रहे हैं, तो खर्चा कितना है, 100 रुपया, उसका रेट 20 रुपये किलो बढ़ जाए तो 120 हो जाएगा। अगर पहले हम 1 किलो चीनी खा रहे थे, 100 रुपया खर्चा हो रहा था, आज हम वही 1 किलो चीनी खाएंगे तो 120 रुपये खर्चा होगा। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक, पहले 1 किलो खा रहे थे, आज भी 1 किलो खाना चाहें खाइए, बट 100 की जगह 120 दे दीजिए। लेकिन कुछ लोग का फिक्स होता है, हम तो खाएंगे 100 का ही, 1 किलो होगा तो भी खाएंगे, 1 किलो से कम मिलेगा 100 रुपये का तब भी उतना ही खाएंगे। इसे अगर मेरे पास मान लीजिए 100 ही रुपया है और रेट बढ़ के 120 हो जाए, तो हम क्या कहेंगे दुकानदार से, भाई साहब हमें 100 का ही दे दीजिए, चाहे जितना ग्राम हो गए, 800 700 600 जो हो गए वही दे दीजिए, इसके बाद हमारे पास पैसा नहीं है। तो कुछ ना कुछ चीनी कम मिलेगा। तो वही कहता है कि उसको खपत जो है ना, सॉरी व्यय वही रखना है, यानी खर्च सेम रखना है। तो बताइए कि खपत में कितने % की कमी करेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मान लेते हैं कि इसका 100 रुपया कीमत था, तो 100 रुपया खर्चा हो रहा था, बाद में कीमत बढ़ गया 20%, तो खर्चा कितना हो गया, 120 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। जब 100 से 120 रुपया हो गया, लेकिन चूंकि हमारे पास 120 रुपया है नहीं, या फिर हम कहें कि 120 रुपया खर्चा करना नहीं चाहते हैं, हम 120 की जगह चाहते हैं कि 100 रुपया ही खर्चा हो, तो 120 की जगह 100 खर्चा करेंगे तो कितना कम खर्चा करेंगे। 120 की जगह हम 100 की खाएंगे तो कितना कम खाएंगे, 20 कम खाएंगे। 20 कम किस पे, 120 पे, तो 100 पे कितना, तो 20 छक 20 से 100 बटे 6 करेंगे, 16 सही, 2/3% कम चीनी हमको खाना पड़ेगा। नहीं समझ में आया। इसी का एक तरीका और है, 20% महंगाई बढ़ गया, 20% का मतलब होता है 1/5। तो मान लेते हैं पहले करें मूल था 5, एक बढ़ गया तो मूल हो गया 6, यानी पहले हम 5 का खा रहे थे, अब 6 का खाएंगे, लेकिन हमारे पास पैसा तो है नहीं, पहले भी 5 का खा रहे थे, आज भी 5 का खाएंगे, हम ढीठ आदमी हैं। तो 6 की जगह जब हम 5 खाएंगे तो कितना कम खाएंगे, 1 कम खाएंगे, कितना पे, 6 पे, तो 100 पे कितना, तो 16 सही, 2/3% चीनी हम कम खाएंगे। प्रश्न संख्या 53, देखिए अभी हम बताएंगे डिटेल से, फिर आप बाई ऑप्शन कर सकते हैं। कहता है टेनिस की कुछ गेंदें 450 रुपये में खरीदी गई, यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपये कम होता तो इतने ही धन से 5 गेंद अधिक खरीदी जा सकती, तो कुल गेंदों की कुल कितने गेंदें खरीदी गई। तो हम एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं, ठीक है, हम गेंद का जो कीमत मान लेते हैं, गेंद का कीमत मान लेते हैं 100 रुपया। तो 100 रुपया एक गेंद का कीमत है और कुल 450 रुपया हमने खर्चा किया, तो गेंद की संख्या कितनी हो जाएगी, गेंद की संख्या पूछ रही है जी, हाँ गेंद की संख्या। तो हम यहाँ से गेंद की संख्या मान लेते हैं कि गेंद की संख्या हमने x, कुल x गेंद खरीदा, x गेंद खरीदा और कितना रुपया खर्चा किया, 450 रुपया,
तो एक गेंद का कीमत कितना होगा, तो 450/x। कोई दिक्कत। कहता है यदि गेंद का मूल्य 15 रुपया कम हो, मूल्य कितना है 450/x, कहता है 15 रुपया कम हो, तो इतने ही धन में 5 गेंद अधिक खरीदेंगे। मतलब पहले 100 गेंद खरीद रहे थे तो 5 गेंद अधिक खरीदेंगे। अब देखिए ये हो गया कीमत, ये हो गया संख्या, गुना करेंगे तो इतना ही पैसा में, तो पैसा 450 रुपये आज भी खर्च हो रहा है। आप इसको करके दिखा दें, कर लेते हैं यार। देखिए पहले इन दोनों का गुना होगा 1 से, तो 450/x गुने x माइनस 15x, फिर इसको लिखेंगे प्लस 450/x गुने 5 माइनस 75 बराबर 450। ठीक है, 1 से x कट गया तो हो गया 450 माइनस 15x प्लस गुना करेंगे तो 4×5 = 20, ये हो जाएगा 2250/x माइनस 75 बराबर 450। अब हम क्या करेंगे बाबू साहब, देखो ये 450 प्लस में है, ये इधर है तो ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हम ले लेंगे एलसीएम, इसको हम जोड़ करेंगे तो हो जाएगा -15x² प्लस 2250 इस बटे x, इस 75 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा +75। देखिए 7x है तो x जाके इधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 75x। अब इधर आते हैं, x गुना हो गया तो x मिटा देते हैं। देखिए सबको अगले साइड भेज देते हैं तो हो जाएगा 15x², सबको दूसरे साइड भेज रहे हैं, प्लस 75x पहले से, ये माइनस प्लस में 2250 है तो हो जाएगा -2250 बराबर 0। देखिए सब में 15 कॉमन है, 15 ले लीजिएगा कॉमन तो हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 15 से 15 कम 15, 15 × 5 = 75, 150 बराबर 0। ये 15 गुना में है, इधर हो जाएगा भागा में, कोई दिक्कत, इसको हटा दो ब्रैकेट को, तो हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 150 बराबर 0। इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 बराबर 0। अब तोड़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तोड़ने का तरीका है कि ये दोनों को जोड़े घटाएं तो इसके बराबर, तो 15 में से 10 गया 5, दोनों को गुना करें तो 150 के बराबर, 15 × 10 = 150। x लेंगे कॉमन तो x प्लस 15, यहाँ माइनस 10 लेंगे कॉमन तो x प्लस 15 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 15 इंटू x माइनस 10 बराबर 0, x का मान आ जाएगा -15 और x का मान आ जाएगा 10। तो यही तो लेंगे, ये माइनस वाला थोड़ी ना लेंगे। तो पहले कितने गेंद हम खरीद रहे थे, 10 गेंद, डिटेल था। शॉर्टकट में आप इसे ऑप्शन से बना सकते हैं, ठीक है। 5455 कहता है 20,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, पहली बात। मूलधन दे रखा है कितना है जी, 20,000। हाँ एक चीज़ और, जो रेट है ना वो 8% है, पहला साल का भी 8%, दूसरा साल का भी 8%। तो दोनों रेट को मिला करके हम निकाल लेंगे समतुल्य दर। देखिए तरीके तो इसके 4 हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है इसमें। समतुल्य दर निकाल लेंगे तो मान लेते हैं इसको x इसको y, तो फार्मूला क्या होता है x प्लस y प्लस x/100%। तो 8 + 8 = 16 प्लस 8 × 8 = 64/100%। इसको करेंगे तो हो जाएगा 16.64%। तो अब मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन इतना परसेंट होगा किसका, मूलधन है सॉरी यार, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा मूलधन का यानी 20,000 का 16.64% होगा। ये जब परसेंट हटाएंगे तो लिखेंगे बटे 100, कोई दिक्कत। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इसको गुना करेंगे 1664 दूनी तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, 3328 रुपया। दशमलव से 2 को 0 हट जाएगा जी, 3328 रुपया।
चलिए इसको करते हैं। देखिए 5 + 7 इंटू बड़ी ब्रैकेट पहली ब्रैकेट -14 इंटू छोटी ब्रैकेट, है ना जी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, है ना। इसका काम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, भागा 22 में से 6 जाएगा तो 16। इसका काम करते हैं तो 25 में से 15 5 20 जाएगा, तो 25 में से 20 जाएगा 5, तो -14 गुने 5, है ना जी। इधर है बीच में भाग, हाँ बीच में भाग तो है ही, पहले से दे रखा ही भाग है। तो 14 × 5 = 70, है ना। हो जाएगा -70 अब भागा 16, तो बटे 16 ये गुने है 1/7 और पहले है +5। 60 से काटेंगे 7 × 2 = 70, गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 ± -10/16, 16 × 5 = 80 में से 10 जाएगा 70/16। कहाँ गया जी, मोबाइल बंद हो गया। चलिए इसको क्या करेंगे, काटेंगे तो 35 दूना 70, 8 दूनी 16, 35/8 हमारा उत्तर हो गया। कहता है प्रश्न संख्या 56, A अनुपात B जो है वो 32:35 है। A अनुपात B जो है 32:35 है, और B अनुपात C जो है वो 21:32 है। 21:32। देखिए यहाँ B का मान 35, यहाँ B का मान 21, तो गुना करेंगे, सॉरी दोनों को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 21 और 35 का एलसीएम लेंगे। तो 21 और 35 का एलसीएम 105 होता है, यानी इसको भी हम 105 बना देंगे, इसको भी 105 बना देंगे। इसमें 3 गुना करेंगे, 35 दिया 105, इसमें 5 गुना करेंगे तो 21 × 5। यहाँ 3 गुना किए तो यहाँ भी 3 गुना करेंगे, यहाँ 5 गुना किए तो यहाँ भी 5 गुना किए। क्यों किए, इसके साथ में ये बैठा हुआ है, इसको लड्डू दीजिएगा तो इसको भी देना होगा। इसके बगल में ही बैठा हुआ है, इसको रसगुल्ला दे रहे हैं तो इसको भी देना होगा, है ना, हमारी फॉर्मेलिटी है। तो ए का मान हो गया 32 × 3, बी का मान हो गया 35 × 3, और सी का मान हो गया 32 × 5। कहता है ए अनुपात सी बताइए, ए अनुपात सी। तो ए का मान 32 × 3 अनुपात 32 × 5, 32 से 32 कट गया तो 3:5 बच गया। टाइम काफ़ी हो रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं। एक टंकी को 2 प्रवेश पाइप है। एक मान लेते हैं ए जो 10 घंटे में भर सकता है और बी 15 घंटा में भर सकता है। एक तीसरा पाइप है सी जो 12 घंटा में खाली कर सकता है, तो हम टंकी की क्षमता मान लेते हैं। टंकी की क्षमता मानने के लिए क्या करेंगे, 10 15 12 के एलसीएम लेंगे 60। 60 को 10 घंटा में भरेगा तो 1 घंटा में 6 भरेगा, 60 को 15 घंटा में भरेगा तो 1 घंटा में 4 भरेगा, 60 को 12 घंटा में खाली करेगा तो 1 घंटा में 5 खाली करेगा। कहता है कि तीनों को एक बार खोल दिया जाए तो 60 लीटर भरने में कितना समय लगेगा। तो 60 को भरने में एक समय खोल दिया तो ये 6 भरेगा, ये 4 भरेगा, 10 में से 5 खाली कर देगा तो बचेगा कितना, 5। तो कई घंटा लगेगा, 12 घंटा में टंकी भर जाएगा। आगे, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकेंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, देखिए रेलगाड़ी है पार कर रही है रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को, तो पार करने में चली गई दूरी जो होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेल की लंबाई। तो मान लेते हैं रेल की लंबाई r है, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखा है 110, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल भी नहीं पता तो हम चाल मान लेते हैं s, और गुने समय कितना सेकंड है जी, 13.5 सेकंड है ना, 13.5। इसी तरीके से रेल वही है, प्लेटफॉर्म दूसरा है जिसकी लंबाई 205 है। दूरी बराबर चाल गुने समय, समय कितना लग रहा है 18.25, घटा देंगे, नीचे से ऊपर घटा देते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ से यार कट जाएगा 100, यहाँ से 10 में से 5 जाएगा 5, कितना बचेगा जी, 5 में से 0 गया 5, यहाँ 10 में से गया 9, 95 बचा बराबर। इसको घटाएंगे, इसको 0 बैठाते हैं तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0.75,
5 का 5, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 7 में से 3 गया 4 और एस है, तो एस बराबर कितना हो जाएगा 95/4.75। जब पॉइंट हटाएंगे तो गुने 100 करेंगे, दिख रहा है। चलिए ठीक है, कटता है तो काट दीजिए। 5 से काटेगा नहीं, 5 से काटिए, 5 9 45, 5 5 25, 5 से काटिएगा तो 20, 95 से 95 कट गया, तो स्पीड कितना था, तो 20 किलोमीटर कि मीटर जी, मीटर क्यों, मीटर क्यों, क्योंकि सब सेकंड में था, तो 20 मीटर पर सेकंड। अब बाबू साहब जो आपका उत्तर है वो किलोमीटर में दे रखा है मेरे ख्याल से। हाँ, तो 20 को 18/5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 72 किलोमीटर पर घंटा। 18/5 से हम गुना इसलिए किए क्योंकि मीटर पर सेकंड था, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से हम गुना करते हैं। चलिए 60 नंबर प्रश्न कहता है, एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है। एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, मतलब अगर बेटा 1 साल का तो बाप 9 साल का। 2 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र के 6 गुने से 1 वर्ष कम होता है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखिए, बनाने का डिटेल में बनाते समय नहीं है, ऑप्शन से समझते हैं। जो पिता है पुत्र का 9 गुना है, तो 9 गुना किसमें है, इसमें तो 3 गुना है, इसमें 5 गुना है, इसमें पता नहीं, इसी में तो 9 गुना है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी। तब चलिए आज का सेट कंप्लीट होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।